हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में एक बार दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल कोई भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगा दैट इज डेफिनेटली गोना गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें साथ में पॉइंट ऐड ऑन किया, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को वहां पे रिलीज करोगे तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी दूसरी डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए उसे लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उससे हमें एक की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ नहीं बना सकती, क्योंकि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है तो वापस तो आ ही नहीं सकती ना, इसलिए क्लोज पाथ नहीं बन सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर ड्रॉ नहीं की जा सकती स्टैटिक चार्ज की कंडीशन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनना। इसमें देखिए प्लीज, अगर मैं कंडक्टर बनाता हूं तो डियर उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसके लिए सिंपल सा फंडा दिया आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है क्लियर? आप बताते रहना, मतलब क्योंकि देखो मैं ये ब्लूटूथ लगाया नहीं पहले, दिक्कत आए तो बताना, फिर उसको हटा दें। सर इसकी ब्लूटूथ की वजह से आवाज फट रही है सर। आवाज फट रही है, क्या करूं बताओ? मैं तो ये चाह रहा था कि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाता। सर इसमें इतनी क्लियर आवाज नहीं आ रही। यस सर। क्या है यार, इससे बढ़िया तो क्या लाऊंगा। अभी भी क्रैक हो रही है? Is it still? यस सर। तो एक मिनट रुको। आपको बेसिकली क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। तो जैसे एक कंडक्टर का सारा सरफेस, उसके अंदर का सारा स्पेस सेम पोटेंशियल पे आ जाता है। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकती है। तो ये तो ना अंदर के लिए। अब इसके सरफेस की बात करता हूँ। सरफेस में वही कहानी है भाई, ध्यान से देखना यार, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो एक ही तरीका बचा, अगर है तो इधर है। क्यों? क्योंकि एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मुझे इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, वो कंपोनेंट बनेगा E cos थीटा, थीटा बन गया दैट कम्स आउट टू बी 0। अब बताओ आया समझ में? हमें इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब एंगल 90 बना दिया जाए, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, राइट? हाँ बच्चों बोलो, साथ साथ बोल रहे हो। अब तुम्हारी तरफ से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो क्लियर है। ठीक है आरती, चलो आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, राइट? और उसके बाद क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है, तो उसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर ताकि उसका कंपोनेंट जीरो आ जाए। फाइन। उसके साथ साथ मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडली, और लाइक चार्जेस के बीच में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इससे आगे देखें, लिखिए जरा, which of the following is not possible। मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, ऐसे करके स्फेरिकल बॉडी बनाओ, स्फेरिकल बॉडी में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी, राइट? ऐसे बाहर की तरफ। ऑप्शन ए, क्या इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं है? बी, अब ऐसे तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट यहां पर शो नहीं किया। और ये जो बॉडी है स्फीयर है, ये कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर के केस में इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है? सी,
लिखते हैं सी हो गया। सर ये पॉसिबल नहीं है। आप देखते जाओ, कोई बात नहीं, अभी मैं सारी बना डी। आपको बताना है कौन सी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट में देख लिया, आपके सामने मैंने 4 कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ कर दी। इन 4 कॉन्फ़िगरेशंस में से कौन सी पॉसिबल और कौन सी पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। सर बी पॉसिबल है। बी पॉसिबल है, राइट। देखते हैं जरा ए में क्या पॉसिबल है। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, तो ए गलत हो गया। सेकेंड, इसमें हर जगह परपेंडिकुलर भी दिखा रखी है और सारी बाहर की तरफ है, तो सही है, पॉसिबल है। सी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं दिखा रखी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और डी, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, इनवर्स है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बॉडी पे आउटवर्ड भी हो जाए और इनवर्ड भी हो जाए। तो आपको ये कॉपी में ड्रॉ करना है, आपकी कॉपी में होना चाहिए। ड्रॉ करें फटाफट, करें शाबाश। ये नोटबुक पे ड्रॉ करें और लिखिए बी इज पॉसिबल। बाकी के रीजन आपको ठीक से क्लियर होने चाहिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों नहीं हो सकते। क्या आपने बना लिया है? यस और नो? नो हाँ, बना लो, कोई बात नहीं, नो वरीज। ड्रॉ करें प्लीज। सभी ये मान के चलना कि हमारा अब 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन बाद एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का टारगेट है, ठीक है। उसमें एक ही टॉपिक रह गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। वो मैं अभी आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये आप सभी के लिए, फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नया टॉपिक था जिसमें हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी सीखी, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया और फिर उसकी प्रॉपर्टीज समझी। ऐसे ही एक नया टॉपिक आज फिर से शुरू कर रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए जरा, टॉपिक की हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई, फाई ई, फाई ई। अब ये समझना यहां तक पहुंचेंगे कैसे। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक डेफिनेशन डालते हैं कि भाई जितनी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, बोलते हैं ना ये। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ये भी यूनिट एरिया है और ये भी यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया से कितनी लाइंस निकल रही है, इस यूनिट एरिया से कितनी लाइंस, देख पा रहे हो? दोनों कैसे एरिया है, यूनिट एरिया। यहां से मैंने 2 लाइन निकाली, ध्यान रखना ये लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर निकाली, परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ पे 4 लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से, बताएं बोल के, कैसी है? स्ट्रॉन्गर राइट, बिल्कुल सही, शाबाश। तो मेन मुझे क्या चाहिए था, आप ये बात समझ पाओ कि यहाँ से यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस मैंने डबल बनाई है यूनिट एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल है। लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, राइट, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर। बाई चांस किसी एंगल पे होगी तो मुझे इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहां से शुरू होती है। लिखें अपनी कॉपी में, स्टार मार्क करके लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines crossing unit area normal to it. Number of electric field lines crossing unit area normal to it represents, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। number of electric field lines सर आपका माइक म्यूट होगा। number of electric field lines crossing unit area perpendicular to it. परपेंडिकुलर को अंडरलाइन कर देना, दिमाग में बैठा क्योंकि परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर टू इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है, मतलब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा, यूनिट एरिया। अब उस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर देखूंगा कितनी लाइनें पास कर रही है, और वो प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अभी हम जिस कॉन्सेप्ट तक जा रहे हैं वहां क्या मान लगता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनता है। तो सिंपल डेफिनेशन याद करो, यूनिट एरिया से जितनी लाइनें परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और उसका डायरेक्ट आउटकम देखो क्या हुआ, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है, तो मैं बोल दूंगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है। ठीक है, तो साथ साथ बनाते जाओ, ये ए और बी, ठीक है, बनाओ बनाओ शाबाश। थोड़ा मुझे बुक से अलग एग्जांपल्स ले, ए परपेंडिकुलर दिखाना। अब मेंशन करें, it is clear that electric field at B, यानी कि ऐसे लिखो, it is clear that EB is twice of EA. EB is twice of EA. ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई, देखो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बनाई गई है। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया होता है, बताओ जरा, सरफेस एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है? स्केलर। और कोई किसी को वेक्टर नहीं पता? कनिष्का, इज इट स्केलर और वेक्टर? तुषार कह रहे टेंसर, ओके। जहां ना एक्चुअली स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूजन होता है, यूजुअली लोग वहां पे टेंसर वर्ड यूज करते हैं, बट आपको सिंपल एक छोटी सी बात समझनी है। एरिया इज वन फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज बोथ स्केलर एज वेल एज वेक्टर। Area for finding flux. आपने एरिया को हर जगह स्केलर ही यूज किया था, लेकिन 11th क्लास में जब आपने वेक्टर्स पढ़े थे तो वहां बताया गया आपको कि ट्राइंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी, क्रॉस याद करो, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और जो पैरेललोग्राम का एरिया था वो ए क्रॉस बी था। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं पूरा आपको समझाता हूँ क्या चीज थी। अगर आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो, क्रिश, वंश, नंदेश, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, यहां से मान लो ये एक साइड ए है और ये दूसरी साइड बच्चों बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो पहले तो स्केलर में बात करता हूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो देखो ध्यान से, ये हाइपोटेन्यूज बन गया और ये परपेंडिकुलर, इसको कितना लिख दो बोल के बताओ, बताओ तो शाबाश, ये कितना आ जाएगा, B magnet. बी साइड का। एवरीबॉडी बी अटेंटिव, आदित्य आप लोग भी प्लीज ध्यान से देखते जाओ, बी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंड। ये हाइपोटेन्यूज है बी, एंगल थीटा, बेस में कॉस आता है, परपेंडिकुलर में साइन आता है, तो बी से क्या बन गया, बी साइन थीटा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, मानते हो? ट्रायंगल का एरिया लिखा जा सकता है यस हाफ सर। यस सर। इसी को बच्चों ऐसे लिखते हैं, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये होना चाहिए था कि आपने 11th में पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैं स्पेशल ध्यान रखूंगा, हर चीज बताते हुए चलूंगा। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज अ स्केलर एज वेल एज अ वेक्टर, जहां जरूरत पड़े आप उसको वेक्टर भी ट्रीट कर सकते। तो अब जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था, तुषार वगैरह, कोई बताए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एनीवन? इट इज आउटवर्ड नॉर्मल, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये तो नहीं लिखेंगे हम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस आपको समझाने के लिए बताया कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब लिखिए जरा अपनी कॉपी में लिखिए, सर बात करते हैं। हाँ प्लीज, चीज क्लियर करनी थी सॉरी सर, एक चीज क्लियर करनी थी। हम सर एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में क्यों मतलब स्टडी करते हैं? आज की क्लास में वही चलेगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ओके सर। कई बार ना एरिया के साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को अटैच करना पड़ता है, उसमें ये देखना पड़ता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तेरे को भाई, घर में जो कुकुम्बर का सैलेड काटते हैं हम लोग, खीरे का सलाद काटते हैं, अपने लिए जब भी काटना हो तो हम ऐसे काटते हैं, देखो ऐसे सीधा सीधा, है ना, गोल गोल से कटते हैं।
और जब घर पे कोई गेस्ट आ जाओ तो कैसे करता है वो, सबको पता है, ऐसे टेढ़ा करके, राइट। तो देखो सीधे वाले में जो गोल गोल आया वो उसका एक्चुअल एरिया, जैसे अपने टेढ़ा काटा तो इक्विवेलेंट एरिया तो यही बनेगा ना। तो जहां Yes, पे sir. आपको इक्विवेलेंट एरिया देखना पड़ता है ना, वहां उसको वेक्टर की फॉर्म में ट्रीट करना पड़ता है। अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। लिखते जाओ, लिखो फटाफट, स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके लिखें। सरफेस एरिया, surface area may be treated as a vector quantity. Surface area may be treated as a vector quantity whose direction is along outward normal. Direction is along outward normal. Outward को underline कर देना। तो जो एरिया होता है उसे जब आप वेक्टर ट्रीट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं, डायरेक्शन होती है अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। इसका मतलब समझते हैं, आप जिस रूम में बैठ के फिलहाल क्लास कर रहे हैं उस रूम के कितने फेसेस हैं, 6। जो भी फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उन फेसेस पे अगर नॉर्मल बनाने को कहा जाएगा तो वो बाहर की तरफ बनेगा। जैसे आपकी जो छत है उस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। आपके लेफ्ट में जो वॉल है उस पे नॉर्मल लेफ्ट में ही बनेगा, बाहर की तरफ। जो राइट में है उसमें राइट में बनेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? यस सर। यस ठीक है, सर। मैंने आपको बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं एक क्यूब बना, छोटा सा क्यूब बना लेते हैं, बनाइए आप साथ साथ। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्यूब कैसे बनता है, इस चैप्टर में कई बार बनेगा। ये जो फ्लक्स वाला है इसमें कई बार बनेगा। ये क्यूब बन गया, 2 स्क्वायर्स बनाने हैं और उनके वर्टेक्स को ऐसे करके ज्वाइन, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, इस फेस पे अगर मुझे नॉर्मल देखना है तो वो नॉर्मल मैं अंदर की तरफ नहीं बना सकता, वो नॉर्मल बनेगा यहां से बाहर। ठीक है, आया समझे? अब मैं इसी तरीके से दूसरा बनाता हूं। टॉप सरफेस कंसीडर करते हैं। अब इस टॉप सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाना है तो वो बनेगा ऐसे, ये भी बाहर की। अब इसको मैं n1 लिख देता हूं, इसको n2 लिख देता हूं। ऐसे ही जिस भी फेस पे देखना चाहोगे बाहर की तरफ। क्या बच्चे से क्लियर हो गया? ठीक है, लिखें। आप लिख चुके हैं, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along outward normal. Direction is along outward normal. ये बनाना चाहे जो बना सकता है। अब हम मेंशन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझिए, आप किसी भी सरफेस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्णा। जैसे रूम है, रूम होलो है ना, तो आप इसे सॉलिड या होलो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। फेस है, फेस पे नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, अब समझो, अगर आप इस फेस पे नई एक क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो फ्लक्स होता है ये कैसे निकलता है? अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर निकाला तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। लिखिए प्लीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a surface linked with a surface electric flux linked with a surface may be defined as total number of electric field lines crossing that surface normal to it. Total number of electric field lines crossing that surface normal to it. You can see like this.
सरफेस है उसके नॉर्मल जितनी फील्ड लाइंस बनेंगी, दैट डिफाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Number of electric field, हाँ नंदेश, total number of electric field, field line, total number of electric field lines crossing that surface normal to it, crossing that surface normal to it, ठीक है। आई होप डेफिनेशन सबने लिख ली। अब साथ में लिखिए, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब समझना ध्यान से, ई क्या है, ई क्या है, यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ई है, ध्यान से समझ जाना। ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। अगर मैं ऐसे करके इतना सारा एरिया बना दूं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिफाइन कर दूं, ध्यान देना, एरिया है एस, ये डायरेक्शन है एन कैप, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई ई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक्ड टू यूनिट एरिया। एस से कितनी हो जाएगी, ई इनटू एस, दैट बिकम्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लिखना शुरू करें, हेडिंग डालें। फर्स्ट पॉइंट, when electric field is constant, when electric field is constant and perpendicular to the surface, and perpendicular to the surface, और ये डायग्राम बना लें, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, यानी परपेंडिकुलर, एस एरिया को रिप्रेजेंट कर। हाँ जी, हो गया ड्रॉ। अब लिखिए, E represents number of electric field lines, है ना, स्पीड ठीक बना के रखो बच्चों। E represents number of electric field lines crossing unit area normal to it, ठीक है, ध्यान से सुनना। E represents number of electric field lines crossing unit area normal to it, यानी यूनिट एरिया का फ्लक्स कितना हो गया, E, तो S एरिया कितना होगा, E to S, तो वहां पे साथ में लिखना, that is it represents electric flux crossing unit area, it represents electric flux crossing unit area। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में लिख दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with area S equal to, electric flux linked with area S equal to, तो भाई अब क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या E है यूनिट एरिया का फ्लक्स और S से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया E टू S, ठीक है। चलिए फाइव हो गया E टू S, पर कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में है। यहीं पे एक बात का आंसर करो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पैरेलल होती है, ये मैं रेड से बता देता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पैरेलल होती है ऐसे, तो फ्लक्स कितना आता, एनीवन? सर 0। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है तुषार, वेरी गुड। तो हर एक को अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज डालनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस देखनी है, कहां देखनी है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। लेकिन अगर है ही पैरेलल तो भाई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बनेगा ही नहीं, जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं बनेगा तो भाई फ्लक्स नहीं बनेगा, इसलिए स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, इन केस electric field be parallel to the surface, electric field be parallel to the surface, comma
phi is equal to 0, मतलब flux is equal to 0. सिंपल. आई होप इतनी बात सबको समझ में. अब किसी को यहाँ प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें मुझे जल्दी. अभी इस बात की चिंता छोड़ दो फ्लक्स क्या है, अभी ये चलने दो, धीरे धीरे अपने आप ही ढल जाओगे कि हाँ यार फ्लक्स क्या चीज है. हम देखना चाहते हैं किसी भी सरफेस से टोटल कितनी फील्ड लाइंस निकलती है. तो हमने ऐसा मान रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है यूनिट एरिया का फ्लक्स, तो एस एरिया का फ्लक्स कितना होगा, एस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलेंगी, E इनटू एक्स. ठीक है, सेकंड पॉइंट डालो. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, electric field is constant but makes angle theta with normal. Electric field is constant but makes angle theta with normal. तो देखें ये सरफेस बना दिया, सरफेस का नॉर्मल इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एट एंगल थीटा. देखिए ध्यान से, ये जो सरफेस है, फिर से मैं सरफेस को तो ऐसे ही कंसीडर करता हूं, एरिया एस है, नॉर्मल इधर है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है. तो भाई सीधी बात है, देखो हमारा इंटरेस्ट एक ही चीज में है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं. परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोल कितना है, E cos theta. इस तरफ आ जाएगा E cos थीटा. ठीक है ना. अपने दिमाग में एक ही छोटी सी बात डाल के रखनी है, हमें तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब कितना हो गया, E cos थीटा. अब यहाँ इस केस में इस सरफेस के लिए यूनिट एरिया का फ्लक्स E नहीं है, यूनिट एरिया का फ्लक्स कितना है, E cos थीटा. ठीक है, शाबाश मानस, बहुत बढ़िया. तो सीखोगे तो आएगा समझ में कि हमें कैसी फील्ड चाहिए, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कौन सी होगी, E cos थीटा. तो लिखिए आगे, लिखिए शाबाश. here electric flux, here electric flux linked with unit area, electric flux linked with unit area equal to E cos theta, equal to E cos theta. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, hence total electric flux, hence total electric flux. तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, E cos theta को मल्टीप्लाई किया जाए S से, E cos theta into S, राइट. तो यहाँ मेरी एक छोटी सी बात और अच्छे ध्यान से सुनना. कई बार तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, और कई क्वेश्चंस में इफेक्टिव परपेंडिकुलर एरिया देख लेंगे. जैसे ये ऐसे था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया निकाल दो, तो S cos थीटा ही आएगा. तो दो तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले आओ, या फिर एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ये मैं लिखूंगा, फाई इज इक्वल टू E cos थीटा, तो ऐसा आ गया. नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं. तो बन गया E डॉट S n कैप, और कुछ लोग इसको डायरेक्टली E डॉट S लिख सकते हैं, एक ही बात. तो सभी ध्यान दें और लिखें, दो वेक्टर्स के साथ अगर कॉस लगा हो तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, डॉट प्रोडक्ट. तो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट E डॉट S, और S वेक्टर को मैंने S into n कैप लिख दिया, क्योंकि डायरेक्शन n कैप. करें कंप्लीट. किसी को डाउट हो तो काइंडली आस्क. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया. यहां से आपने याद करना है फ्लक्स E डॉट S होगा, फ्लक्स इज E डॉट S. अब लिखो प्लीज, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो. either we consider electric field perpendicular to area,
either we consider electric field perpendicular to the area or effective area perpendicular to electric field. याद रखनी है चीजें, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले आओ या फिर परपेंडिकुलर एरिया, कोई भी एक चीज, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। डन। तो अब मैं उसमें क्या करूंगा, एक प्राइस कॉस्ट थीटा, बात तो नहीं है, ई डॉट है सर परपेंडिकुलर टू एरिया के बाद क्या है? परपेंडिकुलर टू एरिया के बाद क्या है? बस ये लिखा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया और परपेंडिकुलर इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव परपेंडिकुलर, कोई भी वर्ड यूज कर लो, इफेक्टिव परपेंडिकुलर एरिया। वो मैं आपको मतलब समझाऊंगा जब आपको क्वेश्चंस। तो अभी तो मैंने क्या किया, आपसे ना सिर्फ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की, पहले उसके एक दो क्वेश्चंस कर लिखो प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन is given by 20 Newton per coulomb I cap. Electric field in a region is given by 20 Newton per coulomb I cap. Calculate electric flux. Calculate electric flux linked with a square surface. Electric flux linked with a square surface of side 10 centimeter. Square surface of side 10 centimeter. Lying in the plane. First part xy. Second part xz, third part yz. Lying in the plane xy, xz, yz. ठीक है, one last time. Electric field in a region is 20 Newton per coulomb I cap. Find the electric flux linked with a square surface of side 10 centimeter lying in xy, xz, yz plane. क्रिश, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो सारा समझा चुका हूं, सारा। अब आपको नहीं समझ में आएगा, आधे घंटे की क्लास का जो काम था वो नहीं समझ आएगा, तो आई सजेस्ट कि आप आज वीडियो भी देख लें, ठीक है? सर कनेक्ट ही नहीं हो रही थी सर क्लास, मैं 2-3 फोन से ट्राई करी सर। जानबूझ के नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि इस समय ना मेरे को आपको समझाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सारे बच्चे भी। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आप एफर्ट करके समझ सकते हो तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है सर, ठीक। बाकी लोग भी इसे सॉल्व करो, मैं 2 मिनट लगा के इसको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है? कोशिश करके देख लेते हैं, बाकी सॉल्व करो। क्या है? स्क्वायर सरफेस है जिसको पहले एक्स प्लेन पे रखा, फिर एक्स पे, फिर वाई पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। आपको फ्लक्स निकालना है, इतनी सी बात समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका परपेंडिकुलर एरिया, ये समझो। क्रिश ध्यान से सुनो, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ई, उसे मान लो कि कोई यूनिट एरिया से पास करने वाला फ्लक्स, नया नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई क्या है? कितने एरिया का फ्लक्स है ई? यूनिट एरिया। कृष्ण सिर्फ आपने यूनिट एरिया का सर, यूनिट एरिया का सर, ई यूनिट एरिया का फ्लक्स है, और आपको कहा जाए कि एस एरिया का फ्लक्स निकालो, तो क्या करोगे? अगर ई यूनिट एरिया का फ्लक्स है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी परपेंडिकुलर होगी। तो 2 चीजें अपने दिमाग में बिठाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हुई तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर से फ्लक्स बनेगा, पैरेलल हुई तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर वो किसी एंगल पे है, बाय चांस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, तो पहले मैं उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूं और फिर उससे फ्लक्स बना। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, आपका काम चल जाना चाहिए इतने से, अगर ये बात समझ आती है। देखते हैं, बाकी लोग देखना, मैं शुरू करते हैं। एक्स वाई प्लेन,
कोई मुझे पहले बताए कि एक्स वाई प्लेन में जो सरफेस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आई कैप, जे कैप या के कैप? आई कैप एंड जे कैप। के कैप, बहुत बढ़िया। बाकी लोग ध्यान से देखें, जिसको भी क्लियर ना हो, आपकी तरफ से देखते हुए ये एक्स डायरेक्शन है, मैं इससे बना रहा हूँ, ये एक्स डायरेक्शन है, ये सपोज करें वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्स वाई, और बाहर की तरफ जो आपकी तरफ बनता है वो जेड डायरेक्शन। देखिए, ठीक है, एक्स इधर है, वाई ऊपर की तरफ है और जेड आपकी तरफ है बाहर। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन बोलता हूँ तो उसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो गया। एक्स और वाई का मतलब ऐसे, या ऐसे, एक्स और वाई ऐसे बनेगा। सो ये जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसका नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में जाएगा, के कैप में, बाहर की तरफ। अब समझने का एक आसान सा तरीका होता है, जो दोनों लिखे हुए हैं ना, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर के, एक्स जेड के परपेंडिकुलर वाई, वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स। याद हो जाएगा अच्छे से? हाँ जी, Yes, बस sir. तो जो भी लिखा है ना बच्चे, दो चीजें लिखी है, उनके परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है, एरिया निकाले सर एक बार, एस इनटू एन कैप क्या बनेगा, एस वेक्टर क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर साइड है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया, 100 इनटू 10 का माइनस 4 मीटर स्क्वायर में सॉल्व करो तो 10 का माइनस 2 हो गया मीटर स्क्वायर। और मुझे डायरेक्शन भी बतानी है, तो एक्स वाई के लिए हो गई ये, और सेकंड केस में एरिया क्या बनेगा, फिर से 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, इस बार होगा, बोले जरा, जे कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया, जे कैप। और थर्ड केस में एरिया क्या बनेगा, 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, भाग कौन सा, आई कैप। आई कैप, आई कैप। सारे बच्चों को समझ में आ गई है ना। तो एक्स वाई है तो भाई के कैप, एक्स जेड है तो जे कैप, वाई जेड है तो आई कैप, उसके परपेंडिकुलर बन जाता है, जो मैंने आपको बना के भी दिखा दी कि एक्स वाई है तो नॉर्मल आपकी तरफ से। अब बच्चों हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट की बारी, आपको पता है आई डॉट आई कितना होता है, जिसको पता आंसर करें, सर 1। बहुत बढ़िया। तो यू शुड नो दैट आई डॉट आई इज 1, लेकिन आई डॉट जे, जीरो। जीरो। हाँ, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, 0। ये पता होने के बाद हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट केस में जब मैं फ्लक्स निकालने जाऊंगा, फ्लक्स तो क्या आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट एस, ई डॉट एस, ई की डायरेक्शन आई कैप और एस की डायरेक्शन कौन सी है, के कैप। आई डॉट के क्या बन जाएगा, 0। ठीक है। और क्रिश आपने जो अभी ज्वाइन किया, मेरी बात को सुनना, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा। ये बन रहा था एक्स वाई प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, एग्जैक्टली। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होती है तो भाई फ्लक्स कितना बनता है, 0। राइट। तो एवरीवन सर फाइनली सी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स 0। उसे मैंने वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, एरिया के कैप, आई डॉट के 0, दैट्स इट। ऐसे ही सेकंड में हो जाएगा, जे कैप है, आई डॉट जे 0। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। देखो ये कौन सा प्लेन बना, एक्स और जेड, एक्स इस तरफ है, जेड आपकी तरफ है, तो ये जो मैंने हाथ रखा ये एक्स और जेड को कवर करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन यानी इसके पैरेलल है, इसीलिए फ्लक्स कितना हो गया, 0। और जो थर्ड केस है उसमें है वाई जेड, वाई ऊपर की तरफ, जेड बाहर की तरफ, देख सकते हैं वाई जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में, तो वो होगी इसके परपेंडिकुलर। हाँ शाबाश। तो इस बार जो थर्ड केस में फ्लक्स बनाएंगे वो बनेगा E 0.2 into cos 0, E into S into cos 0। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 0.2 0.2 into into 100
तो आंसर आ गया 0.2। अब यार फ्लक्स की यूनिट तो देखी नहीं, कोई बताएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। हाँ, हम ये अलग से लिख के रखें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सबको समझ आया होगा और इसमें बेसिक आप लोगों को दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया सॉल्व कर दिया। अब देखें यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अलग से स्टार मार्क करके लिखते हैं, स्टार मार्क करके लिखते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. तो एक काम और कर दो यार, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और निकाल के बताओ। मैं वेट करता हूँ आपकी, तब तक एक कॉल आ रही है वो ले लेता हूँ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के आप मुझे बताइए, करिए शाबाश। क्या ये सर रिकॉर्डिंग ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की का डायमेंशनल फॉर्मूला ये जो मैं लिखा हुआ यही आ रहा है? यस सर यही है। यस सर यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात सही से बताना, अब जितना तुम लोगों को 11th में ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी आज उतनी आ रही है या थोड़ा सा कम लग रहा है? कम लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? आ रही है सर उतनी। हाँ, तो मैंने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया थोड़ा सा, समझते हुए कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप भी कोशिश करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि देखो रोते रहने से किसी चीज पे कराने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना करियर खुद बनाना ही है ना। सो लेट अस वर्क द बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन। तो भाई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो जिसका ना हो पाया हो कि भाई बच्चों ने फटाफट कैसे कर दिया वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होती है, यहां से हम काम करेंगे। अब देखिए जरा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml p minus 2, चार्ज का at, एरिया L2 सॉल्व करो, देख सकते हो L3 P minus 3 और A minus 1। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ये आंसर, एक्सीलेंट। कोई लिख रहा है क्या इसे या इरेज कर दूं? सर कर दो इरेज। कर दो इरेज सर। ठीक है बच्चों, शाबाश। अच्छा आप भी टीचिंग से कंट्रीब्यूट करते रहो यार, है ना, सो दैट आई कम टू नो कि आपको कितना समझ आ रहा है। सो ट्राई टू स्पीक अप अ लिटिल इन बिटवीन एंड आस्क इफ एनीथिंग गॉट लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन। चलो अब आप लोगों को एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता लग गया कि हाँ यार कुछ है तो सही, पर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस देखनी होती हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर देख लो या एरिया परपेंडिकुलर। तो एक मजेदार सा क्वेश्चन देख देता हूँ आपको, कोशिश करना करने। इस बार जो ये हमने सरफेस बनाया था ना, उस सरफेस को मैं टेढ़ा बनाता हूँ, ए साइड से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ये पूरा एरिया इसके पीछे, ध्यान देना, ऐसे होता है ना, ये ऐसे है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया है 45 डिग्री है। तो इधर y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है x y, और इसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने इस एरिया को 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे टेढ़ा कर। तो समझे ये लाइन नहीं है, ये पूरा एरिया है, जैसे मेरा हाथ देख रहे हो पूरा साइड से लाइन दिखती है ना, ऐसे पूरा एरिया। दिस इज ए सरफेस, वही वाला सरफेस जिसका एरिया कितना आ रहा था, ध्यान है कितना एरिया आ रहा था, 0.2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो देखिए 10 का -2 मीटर स्क्वायर ये ऑप्शन में पाते हैं ना, तो x y में रखा, y z में रखा, ना x z में रखा, ना x y में रखा, उसे मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये कर दिया टेढ़ा 40। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखता हूं 20 न्यूटन पर कूलम आई के। तो अपनी इमेजिनेशन यूज करो और करके बताओ भाई फ्लक्स कितना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया ऐसे बना दिया, फ्लक्स कितना है? करो करो शाबाश। करिए। जान्या, प्रकृति, जपन, प्रभजोत, ईशी, कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो ईशी, जीरो तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल नहीं है तब तक देयर कुछ तो फ्लक्स आएगा पक्का, है ना। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर होता तो ऐसे होता। अभी एरिया ऐसे टेढ़ा हो गया 90 डिग्री, तो 45 का एंगल बना। तो मेरे पास दो तरीके हैं। 0.2 under root 2 0.2 under root 2 अंडर रूट 2 बाय रूट 2, मतलब ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम ही होगा यार जो परपेंडिकुलर। 0.2 by under root 2. शाबाश, यही ठीक है आएगा। नंदिनी, वेरी Yes, गुड sir. है, बहुत अच्छी ट्राई करो। और तेरे को एक बात बताऊं, थोड़ी सी सिंसियरिटी अपनी बना लेगा तो रिजल्ट निकालेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस इधर है। मैंने आपको बताया दो में से कोई एक काम करना है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ले जाओ। आदित्य आप कहाँ हो, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले जाओ या फिर एरिया को परपेंडिकुलर ले जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों करके दिखाता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले जाऊं तो ऐसे आ जाएगी, और ये जो 45, ये भी 45 है। इसका इधर कॉम्पोनेंट लूंगा तो क्या बनेगा, 20 cos 45 या sin 45 की बात होती है, तो 20 बाय रूट 2। मतलब मुझे समझ आएगा कि इस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 20 रूट 2। और एरिया कितना है, 10 को -2, 10 की पावर -2 हां 0.2 -2 into 20 by रूट 2 कितना आ गया, 0.2 by रूट 2। यही आएगा सर। अब सुनो ध्यान से, मुझे आप सबसे क्या चाहिए, आपको ना रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1 बाय रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। रूट 2 होता है 1.41 1.41 और और 1 बाय रूट 2 होता है 0.707। जिन्होंने पहली बार सुना है वो अपने दिमाग में इसको छाप लें एकदम पक्के तरीके से कि भाई 1 बाय रूट 2 मुझे सीधा आना चाहिए, इट इज 0.707। सो 0.2 into 0.707, ठीक है। तो 4141 और यहाँ आ गया। अर्नब आपका आंसर बिल्कुल सही है, 0.1414। यूनिट क्या है, यूनिट हमेशा याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ बहुत अच्छा। सर। हाँ जी बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो मेरे को। हाँ देखो फिर ध्यान से, सरफेस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकाला, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो तो पैरेलल हो जाएगा, उसकी वजह से तो फ्लक्स आएगा नहीं, प्लस तो परपेंडिकुलर की वजह से आएगा। तो 20 ये 45 बन गया, 20 cos 45 1 by रूट 2, इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें 1 by रूट 2 जो था वो बता दो कि 0.707 लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 0.141, ठीक है। Yes. दूसरा तरीका कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो यही रहने दो, और ये जो एरिया था, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल दो। एरिया का भी तो निकलता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो भाई इसमें भी तो 45 डिग्री का एंगल है, तो ठीक है 45 होगा तो डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा cos 45, दैट्स इट। या कोई बच्चा कह सकता है सर ये ड्रामेबाजी कर दो, सीधा क्यों नहीं सॉल्व करते, phi is equal to E dot S, आप सीधा ऐसे क्यों नहीं करते, E S cos थीटा, तो वो भी ठीक है भाई अपनी जगह, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पे काम ज्यादा करता हूँ। फॉर्मूला तो ठीक है हो ही गया, कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा मजा आता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की कोशिश की गई है, ये तो हो ही जाएगा सर। क्या बताएं, अब समझ आया आपको? यस सर। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं और एक मजेदार क्वेश्चन देता हूं करने के लिए आपको। देखो ऑनलाइन क्लास का एक ही फंडा है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। जब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा तब तक काम करने का कोई बेनिफिट भी नहीं। देखिए हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाते जाओ साथ साथ, देखो नहीं मुझे पता है क्लास में जैसे आप बैठते हो ना, घर पे भी वैसे बैठने की आदत होती है।
बैठो नहीं, बनाते जाओ साथ साथ। अच्छा क्रिश, यार तुझे बाद में ज्वाइन करना, बता दे समझ आते हैं क्या सर? जो क्रिश दूसरे वाला क्रिश है क्लास में? सर नहीं, छोड़ गया हाँ जी ना, सर, है वही सर। यही हूँ। नहीं है। हाँ क्रिश, आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत सुनने? हाँ जी सर, आ रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, चिंता मत कर, मैं तेरे को 2-1 दिन में जैसे भी टाइम बनेगा बुलाऊंगा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ आज कहीं मेरे एरिया में लॉकडाउन ना लगे, फिर देखते हैं। सर लग गया सेक्टर 13 में। तेरा में कुछ सिलेक्टेड लगा ना? चलो अब देखो जरा, ये बना रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, बनाओ शाबाश। एक क्यूब बनाने की कोशिश है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 वर्टेक्स हो गए। और बच्चों इसकी साइड है ए, साइड है ए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई है, ठीक है? दिस इज क्यूब, साइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई। बना लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculate electric flux linked with each phase, calculate electric flux linked with each phase, flux linked with each phase, ठीक है? देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट वाला फेस पकड़ते हैं, ए बी सी डी। आप में से कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है। फेस एबीसीडी A को square into E naught I cap. ओके, लेट्स सी। इसके ऊपर सबसे पहले चेक करो भाई, इसके ऊपर तुषार जीरो कैसे भाई? देख इधर ध्यान से, ये वाला ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इसके परपेंडिकुलर होगी ना। हाँ नेगेटिव, बहुत बढ़िया। सभी लोग ध्यान से देखें, हमें क्या क्या चेक करना है। हमें सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखनी है। याद करो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, कृष्ण ध्यान से सुनना, एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। कहाँ होती है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो भाई इसके अंदर अगर मैं बैठ जाऊं तो आउटवर्ड तो इधर बनेगा ना, N1 कैप तो इधर बनेगा ना, ठीक? तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस तरफ। यानी इनके बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 180 डिग्री। इसी मेरे साथ ध्यान से करो डियर, लिखें पाई ए बी सी डी, एक एक करके, ईच फेस मतलब सबका अलग अलग लिखें। पाई ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसके लिए ई नॉट ठीक है, ए स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन कॉस 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स लेकिन एरिया की डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। cos 180 -1 होता है, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। अब ये किसी के समझ ना आया हो ना, वो हैंड रेज कर सकते हैं, बोलो। हाँ क्रिश, देख बेटा ध्यान से, फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, पर साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी होती है। अगर एन कैप की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती तो cos 0 आता, और एन कैप इधर है, एरिया इधर है। इसके लिए एक छोटी सी बात बतानी चाहिए कि जो एन कैप बनाया जाता है वो हमेशा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल में बनाया जाता है। जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी किसी भी दीवार पे अगर आप परपेंडिकुलर देखना चाहोगे तो वो अंदर नहीं मान सकते, वो हमेशा बाहर ही मानना पड़ेगा। तो ये रीजन है, एन कैप इधर, ई इधर। जब डॉट प्रोडक्ट भी करोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट माइनस आई कितना होगा? -1 होगा ना, तो माइनस आई किसी भी तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, पाई एबीसीडी हो गया। अब पाई, ये आखिरी वाला फेस, ये वाला, ये कौन सा है? हो जाएगा इज इक्वल टू पाई एफ जी एच, कितना होगा भाई? ई नॉट ए स्क्वायर। सर ई नॉट ए स्क्वायर पॉजिटिव। इस बार cos 0 हो गया,
वंश भाई तेरे को समझ आ रहा है? Yes, वंश sir. मलिक, वंश मलिक, यस सर, यस सर। ठीक है। तो a नॉट इनटू a स्क्वायर साथ में आ गया cos 0, क्योंकि इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखो टॉपिक छोटा सा है लेकिन कई चीजें सीखनी पड़ती है। लाइन अगर पैरेलल हुई तो फ्लक्स 0 परपेंडिकुलर चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ले जाओ, या फिर एरिया का परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब ये एंटी की बारी आती है तो अगर एंटी डायरेक्शन में है तो थीटा 0, एंटी पैरेलल तो थीटा 180, अदरवाइज वही 45 दिखा था, ऐसे कर देता। चलो ठीक है, इसके अलावा कितने केस बचे? 2 cases. कितने केस बचे? ये 2 केस 4 हो गए। फेसेस। सर 4 4 फेसेस बचे। उन चारों फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इसी ध्यान से देखना। उन चारों फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? देखो पैरेलल, ऐसे इधर भी, इसके लिए भी पैरेलल, इसके लिए भी पैरेलल, राइट? तो स्टार मार्क करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर उन चारों में 0 होगी ना? is, हाँ समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू all other 4 faces. Electric field is parallel to all other 4 faces. All other 4 faces. ठीक है? So net flux for them is 0. So flux for them is 0. चलिए फाइन। अब मैं अगर इसमें सर एक बार दोबारा बताना ये 0 वाला। ऋतिक बोल। सर एक बार दोबारा बताना ये पैरेलल वाला ये 0। अब ना सभी ऐसे मानो कि आप इस कमरे के अंदर बैठे हो, इससे आ जाओ जहां आपको, आप उस कमरे में बैठे, राइट? आपके राइट में जो वॉल है वो हमारी ABCD है, और आपके लेफ्ट में जो वॉल है वो हमारी EFG है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट से लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो खुद देखो, जो आपके राइट वाली वॉल है उसमें फ्लक्स अंदर की तरफ आया, नेगेटिव हो गया। राइट पर जो लेफ्ट में वो है, सॉरी क्या बोलूं, वॉल है, उसमें बाहर की तरफ गई, बाहर की तरफ गई तो फ्लक्स पॉजिटिव बन गया। बाकी चारों देख, छत ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गई, रूफ नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार सबके इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। तो ऋतिक आया समझ में? यस सर, हो गया। तो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर है, बाकी चारों की है पैरेलल। और जिस रूम में बैठे हैं वहां पे भी समझ सकते हैं। अब देखो जरा, अगर मैं क्यूब का टोटल फ्लक्स निकालूं तो कितना आएगा? 0 बहुत बढ़िया। क्या सर? सर क्या बोल रहा था आपने, अभी दोबारा रिपीट कर दोगे? सर क्या बोलना? यस सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with cube, total electric flux linked with cube, ठीक है? वो क्या होना चाहिए? इन सारे फ्लक्स का सम होना चाहिए, यानी पाई ABCD प्लस पाई EFGH, क्योंकि बाकी सारे तो हमने 0 कर दिए तो उनको कंसीडर नहीं करते। तो यहां से एक छोटी सी बात समझना, जब भी आपको बताया जाए फ्लक्स लिंक्ड इतना है इतना है इतना है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? उनके स्केलर्स ऐड कर दो, अब वैल्यू डाल दो, ये है माइनस E नोट सर 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपको यहां से क्लैरिटी चाहिए, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है जस्ट वर्क की तरह, पर ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है? अब लिखिए स्टार मार्क करके, सर एक मिनट सर, बस एक कंप्लीट करो, इट कम्स टू 0। तो बाकी लोग प्लीज ध्यान से देखना, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कमरे के अंदर कोई चार्ज नहीं था, याद रखना कमरे के अंदर कोई चार्ज नहीं था, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, तो भाई जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही बाहर निकल गई, इसीलिए नेट फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो इसे मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूं,
क्यों फ्लक्स जीरो आया? जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही बाहर निकल गई। तो स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए, फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, संयम, फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब इज जीरो। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए स्टार मार्क करके, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स entering a surface, electric flux entering a surface is negative, electric flux entering a surface is negative। जैसे आपने इसे देखा, इस सरफेस में एंटर कर रहा था तो नेगेटिव हो गया। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, एंगल बन गया 180। तो दिमाग के अंदर ये चलना चाहिए कि एंगल 180 था, वैसे याद हो जाना चाहिए जल्दी काम करने के लिए कि एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। साथ में लिखे फॉर्मूला डाल के, whereas फ्लक्स लीविंग ए सरफेस, जैसे इसको लीव कर रहा है, फ्लक्स लीविंग ए सरफेस इज पॉजिटिव, फ्लक्स लीविंग ए सरफेस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में फिर से स्टार मार्क कीजिए, फिर से स्टार मार्क कीजिए। आपने देखा यहाँ पे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितनी लाइन एंटर हुई इलेक्ट्रिकली, इसलिए फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। तो ये तो हमेशा ही होगा भाई, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें जितनी लाइन एंटर करेगी तो उसका फ्लक्स हमेशा कितना रहेगा? जीरो। स्टार मार्क करके लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to external electric field is always zero. Electric flux due to external electric field is always zero। पर एक खास बात देखनी पड़ेगी, ये अकेले सरफेस के लिए भी जीरो नहीं था, इसके लिए भी जीरो नहीं था। खास बात है, मैंने क्यूब कंसीडर किया, मैंने क्लोज सरफेस कंसीडर। अब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर ए क्लोज सरफेस। क्लोज को अंडरलाइन कर देना, जीरो फॉर ए क्लोज सरफेस। ठीक है, फॉर ए क्लोज सरफेस, जैसे कि क्यूब। डन है, हो गया? बताइए फ्लक्स एंटरिंग नेगेटिव, फ्लक्स लीविंग पॉजिटिव, क्लोज सरफेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना? जीरो। हाँ, शाबाश। ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं, देखिए जिन सरफेसेस के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फ्लक्स जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ऐसे करके सिलेंडर बनाओ। एक सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, स्मॉल r, और इसकी लेंथ l है, और इसकी जो एक्सिस है ये x डायरेक्शन है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E नॉट I है। देखिए शाबाश, एक सिलेंडर बनाया, लेंथ l है, एंट्री की डायरेक्शन ये लोग होगी फिर नेगेटिव कैसे? बच्चे कनिष्का, हमें एंट्रिंग जब देखते हैं, क्या देखो एंट्रिंग सब लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई है, नो डाउट, लेकिन हमें एरिया की भी तो डायरेक्शन देखनी पड़ती है ना। एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अगर मैं इसे एरिया कंसीडर करूं, इसकी डायरेक्शन कहां होती है? आपको बोल के बताओ कनिष्का, इनवर्ट या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है? फील्ड लाइंस अंदर तो आई, लेकिन अंदर आने वाली नेगेटिव, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मतलब, ठीक है? लॉजिक से समझ के चलना पड़ेगा आपको कि एन कैप के साथ एंगल देखना, एन कैप के साथ एंगल कितना आ गया? 180, सो cos 180 is fine। चलिए वापस आए, क्वेश्चन करें फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से,
सिलेंडर बनाया है जिसकी लेंथ है रेडियस आर, ये एक्स डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन की लेंथ है ई नॉट आई। मैं इसके तीन फेस कंसीडर करता हूं, एक ये वाला लिख देता हूं S1, एक ये क्लाउड वाला S2 और एक ये वाला फेस ऐसे बना दो S3। And देख सकते हैं? yes sir. हाँ, तीन फेस बना दिए S1 S2 S3। ये जैसे ये भी सिलेंडर है आपके सामने, तो ये वाला फेस S1 और ये कर्व वाला ये S2 और ये S3 S3. और ये इस डायरेक्शन। हाँ, तो फटाफट सॉल्व करके बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देगा। फ्लक्स विद फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स विद सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स विद थर्ड सरफेस। करो स्टार्ट। सर हम्म, सर फर्स्ट सरफेस के साथ माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, Square. शाबाश। सेकंड के साथ प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, ओके, और सेकंड third के लिए के तो साथ- जीरो आएगा। Second के लिए तो Third- 0 आएगा सर, third के पैरेलल है लिए सर। जीरो। सेकंड के लिए 0 है। मैं बाकी बच्चों से पूछूं, आप 50 सर मैंने सेकंड को कर्व सरफेस कंसीडर करा। हाँ, इससे सर इसमें थोड़ा- वो नहीं करेंगे 2 पाई r स्क्वायर सर्कल वाले में? अब बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो इसको। देखते हैं बाकियों ने भी सॉल्व किया होगा, आप सिर्फ हैंड रेज करके बता देना कि क्या आपका आंसर सही था। देखो कनिष्का इधर देखिए, अगर ये एन कैप इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो एंगल बन गया 180। तो फ्लक्स बना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड? ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कितना बनता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन cos ऑफ 180, सो इट्स माइनस e नॉट पाई r स्क्वायर। बताएं आया समझ? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक बार देख रहा हूँ कौन कौन है यहाँ पे अभी। चलो ठीक है, और फाइव को देखते हैं इस कर्व सरफेस के लिए। जैसा नमिश ने बताया और कृष्ण ने बताया, इस सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गई। जिस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी वहां फ्लक्स कितना हो गया? 0। 0. बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। और थर्ड वाला देखोगे तो जिधर एन कैप है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर, पॉजिटिव आ जाएगी बस। e नॉट पाई r स्क्वायर cos ऑफ E 0। not pi r square. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो अब आप नहीं बोलना, मुझे एक बार रिवाइज करना। हर किसी को देखना आना चाहिए, पहले आपको एरिया की डायरेक्शन भी देखनी है, इधर इधर और इसकी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंगल 180 इसलिए नेगेटिव, एंगल 0 इसीलिए पॉजिटिव, एंगल 90। अब मतलब कोई कहता है कि एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, इससे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो गया? 90 डिग्री। cos 90 कितना होगा? 0। ठीक है, अब चलो एक चीज और फिर यहाँ देखो, क्लियर करते हैं। हाँ, यही कह रहा था परीक्षण, नेट फ्लक्स कितना हो गया? सर 0। 0 0 0. हाँ, तो जो बात मैंने क्यू के लिए बोली थी वही चीज यहाँ पे ट्रू हो गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है तो आप कोई भी क्लोज बॉडी ले लो, ऐसी ले लो, ये जैसे पानी की बोतल है भाई, ऐसे ले लो, जो मर्जी शेप ले लो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हमेशा कितना आ जाएगा? 0 0. अच्छा, अब एक तुम्हारे मतलब का एग्जांपल दूं, बुरा मत मानना है, एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ये हो गई क्लोज सरफेस, राइट? और इधर से मैं छोड़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकल जाती है। क्यों? जितनी एंटर करती है उतनी बाहर निकल जाती है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0 0। मैं हाँ इंटरेस्टिंग करने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो आपका ये क्लोज सरफेस है और मेरी तरफ से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जितनी एक कान से सुनी निकाल दी, अगले दिन तू कौन है कौन भाई है? सर हमारे सर में चार्ज प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होने दे रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो क्लियर हो आप सभी को? तो मैं आज का टॉपिक फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेंगे। हमने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक सीखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है टोटल, और वो भी परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए पहले हमने क्लियर किया यूनिट एरिया का फ्लक्स क्या होता है। यूनिट एरिया का फ्लक्स ई होता है, यानी
यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वैसे होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के है ही परपेंडिकुलर तो उसको टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा फ्लक्स। अगर वो किसी एंगल पे है तो उसका कंपोनेंट लो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लो या फिर सरफेस का कंपोनेंट लो, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो उससे निकल गया ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा। फिर हमने अंडरस्टैंड किया भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस तो क्या होगा, तो फ्लक्स आ जाएगा सी। फिर अल्टीमेटली समझा एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, लीविंग फ्लक्स इज पॉजिटिव, उसमें एन कैप की डायरेक्शन रोल प्ले करती है। फिर हमने समझा अगर क्लोज सरफेस है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका फ्लक्स हमेशा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आई होप आज की बातें आपको समझ में आई सारी की सारी। यस ठीक सर। है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।